नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य का जो लेखक परिचय वाला आपका सेक्शन है इसको यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में पद खंड के जो 12 राइटर्स आपको बताए गए हैं, इन 12 राइटर्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें हम इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, इनकी रचनाओं को देखेंगे, इनकी रचनाओं से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सारे तथ्यों को इस सिंगल वीडियो में हम कवर कर जाएंगे। इसमें केवल हम पद खंड के 12 राइटर्स को कवर करेंगे और बहुत जल्द कोशिश करेंगे जो गद खंड के आपके 11 राइटर्स हैं उनको भी हम इसी प्रकार कवर कर जाएं। पद खंड के इन 12 राइटर्स से आपके क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में बनते हैं। इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर भी हो जाएंगे और आपने अगर इनको पहले पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाएगा। यहां पर मैंने अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग बुक्स से इनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट किया है और एक जगह पर उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कबीर दास के बारे में। कबीर दास की बात अगर हम करते हैं, कबीर दास का जन्म आपको याद करना है 1398 में इनका जन्म होता है और कबीर दास की जो मृत्यु होती है 1518 में होती है। निधन और जन्म दोनों आपको पूछे जाते हैं, आपने याद करना है, ठीक है। कबीर दास का जो जन्म हुआ था ये काशी में होता है और इनका निधन मगहर में होता है। क्वेश्चन बनता है कबीर दास जी का निधन कहां पर हुआ? मगहर में हुआ, ठीक है। इनके निधन को लेकर के दो तिथियां आपको बताई जाती हैं, 1495 और एक 1518। ज्यादातर 1518 को सही माना जाता है। मगहर में, मगहर आपके यूपी में पड़ता है, यहां पर इनका निधन हुआ था, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कबीर दास से याद करना है, कबीर दास का पालन जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था किसी विधवा की कोख से हुआ था, तो शर्म के मारे उन्होंने कबीर दास जी को त्याग दिया था। जो लहर तारा झील है उसके किनारे उनको छोड़ दिया था और वहां पर जो नीरू और नीमा थे, ये निसंतान दंपत्ति थे, इनको कबीर मिले और इन्होंने फिर कबीर दास का पालन पोषण किया। तो क्वेश्चन बनेगा कबीर दास का पालन पोषण किसने किया? नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। कबीर दास के गुरु कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर दास के गुरु थे रामानंद, इनको आपने याद करना है, ठीक है। कबीर दास की पत्नी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। कबीर दास की पत्नी का नाम लोई था, ठीक है। कहीं पर लोही लिखा गया है और कहीं पर लोई लिखा गया है, तो दोनों आपने याद करने हैं। कबीर दास के बेटी का नाम कमाली था और इनके बेटे का नाम कमाल था। कम चांसेस हैं इनके बारे में, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। एक और चीज आपको याद करनी है, इनके गुरु हमने देखे, इनके गुरु थे रामानंद। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? कबीर दास के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था धर्मदास। ये क्वेश्चन भी आगे आपको बनेगा। जो कबीर दास थे, कबीर दास की वाणियों का संग्रह, कबीर दास के वचनों का संग्रह जो है वो बीजक नामक रचना में है, ठीक है। और इनको संग्रहित करने का जो श्रेय जाता है वो धर्मदास को जाता है। क्वेश्चन बनता है कबीर वाणी का संग्रह किसने किया था? बीजक जो रचना है इसमें, तो ये किया है धर्मदास ने। कबीर दास के सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। कबीर दास किसके समकालीन थे? तो कबीर दास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। यह भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कबीर दास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। कबीर दास निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानाश्री यानी ज्ञानमार्गी उपशाखा के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय से? दो क्वेश्चन बनते हैं, किस संप्रदाय के थे? निर्गुण के थे, सगुण के थे? तो ये निर्गुण संप्रदाय के थे, ठीक है। और किस उपशाखा के थे? तो ज्ञानाश्रय शाखा या जिसे ज्ञानमार्गी शाखा कहते हैं, इस शाखा से संबंधित थे कबीर दास। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने बोला? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर ये बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। कबीर दास की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। इन दोनों को आपने याद करना है। पहला क्वेश्चन बनता है कबीर दास की भाषा कैसी है? तो आप बताएंगे सदुक्कड़ी भाषा। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी बोला गया है, और ये किसने बोला है? श्याम सुंदर दास ने। तो एक एक जो यहां पर फैक्ट है
क्वेश्चन आपके पेपरों में बने हुए हैं, किस तरीके से आगे बन सकते हैं, पूरी तरीके से मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आप बस एक नोट्स बना लीजिए, हेडिंग बनाइए कबीरदास, और सारे जो फैक्ट है उनको लिखते हुए चलिए। खासतौर पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको आप नोट करते हुए जरूर चले, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं था, तो उनको मैं आपको बताते हुए चलूंगा। उनको भी आप नोट डाउन जरूर करते हुए चलें। कोशिश करेंगे ज्यादा डीप में पढ़ने की, ताकि आपको सारी चीजें एक व्यक्ति से जुड़ी हुई एक ही जगह पर मिल जाए, आपको अलग अलग बुक्स ना देखनी पड़े। चलिए आगे चलते हैं। तो कबीरदास किस संप्रदाय के थे, इनको लेकर वाणी का डिटेक्टर किसने बोला, और इनकी भाषा को क्या बोला जाता है वो हमने देखा। कबीर की रचना की बात करते हैं तो कबीर की रचना है बीजक। देखिए कबीर की रचना यानी कि जो कबीर की अलग अलग उपदेश थे, अलग अलग इनकी रचनाएं थी, उनको संग्रहित किया गया है बीजक में। और किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कबीर वाणियों का संग्रह किस में है, तो बीजक में है। इसीलिए इनको कबीर की रचना बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के उपदेशों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो कबीरदास की 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी, इन तीनों को संग्रहित किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा बीजक में किन किन का संग्रह किया गया है, तो 3 इंपॉर्टेंट है, साखी, सबद, रमैनी। ये तीनों रचनाएं भी कबीर की हैं और तीनों को संग्रह किया गया है बीजक में। इसे याद करना है। संग्रहकर्ता कौन है? इनके प्रिय शिष्य धर्मदास। ठीक है, इनको भी आपने याद करना है। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, इसको भी याद करेंगे। जो कबीरदास हैं इनकी कुछ रचनाएं, इनकी कुछ वाणियां जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी संकलित की गई हैं। तो कबीरदास को लेकर के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं आपने याद करने हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज आपने यहां पर याद करनी है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तक ये भी कबीरदास को माना जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं सूरदास। सूरदास के बारे में अगर हम बात करते हैं, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था और इनका निधन 1583 में हुआ था। ठीक है, सूरदास के जन्म को लेकर के 2 स्थानों के नाम आपको बताए जाते हैं। एक है आपका दिल्ली के निकट पड़ता है सीही नामक जगह पर हुआ, कुछ लोगों का यह कहना है। कुछ मानते हैं कि इनका जन्म आगरा के नजदीक हुआ था। ज्यादातर आपको सीही देखने को मिलता है दिल्ली के निकट, हरियाणा में यह पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों लोकेशन याद करनी है। पहला रेफरेंस आपको सीही को देना है। 1478 में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका निधन कहां होता है? जन्म तो हमने देख लिया, निधन इनका ब्रिज में होता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, सूरदास की जो प्रमुख भाषा थी जिसमें ये रचनाएं करते थे वो ब्रज भाषा थी। इनको लेकर भी क्वेश्चन है, उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, सूरदास के कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम हैं, उनको देख लेते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट बोला जाता है। तो वात्सल्य रस के सम्राट, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देना। ठीक है, वात्सल्य रस के सम्राट किसको बोला जाता है? सूरदास को बोला जाता है। क्वेश्चन बनेगा किसने बोला? देखिए ज्यादातर आपको बुक्स में यही मिलता है कि वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कोशिश करेंगे डीप पढ़ने की, सारे क्वेश्चंस को एक साथ देखने की, ताकि आपको सारी चीजें याद हो सके इजीली एक फ्लो में। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने कहा था। क्वेश्चन बनता है वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहते हैं? सूरदास को। किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने बोला। इसके अलावा सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक। और पुष्टि मार्ग का जो जहाज बोला जाता है वो सूरदास को कहते हैं। ठीक है, अष्टछाप का जहाज, ये क्वेश्चन भी बना है पेपर में, किसको कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज भी सूरदास को कहते हैं। ठीक है, खंजन नयन, ये किसको बोला गया है? तो खंजन नयन भी सूरदास को कहते हैं। ये नाम इन्हें श्याम सुंदर दास ने दिया था। ठीक है, भवाधिपति, ये नाम भी किसको बोला जाता है? ये भी सूरदास को बोला जाता है। तो ये कुछ उपनाम, और इनमें से आपके जो इंपॉर्टेंट है वात्सल्य रस हो गया, अष्टछाप हो गया, खंजन नयन हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके पिता के नाम की अगर हम बात करते हैं, सूरदास के पिता का नाम था रामदास। इन्हें आपने याद करना है। ठीक है, पिता का नाम क्या था? रामदास, इनके पिता का नाम था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? यह क्वेश्चन पहले भी बहुत पेपरों में आया है।
जो मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि ये क्वेश्चन पेपरों में आया है, उस पर आप टिक मारते हुए जरूर चलें। बहुत सारे पेपरों में आपसे कई बार पूछा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे। तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। इनका नाम आपको याद करना है, ठीक है। पिता का नाम भी याद करना है रामदास, और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्टछाप का जहाज की उपमा गोसाई विट्ठल नाथ के द्वारा दी गई थी। हमने उपनाम देखा कि इनको अष्टछाप का जहाज कहते हैं। किसने बोला था? तो अष्टछाप का जहाज इनको विट्ठल नाथ ने बोला था। अब यहां पर आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा अष्टछाप के कवियों का। क्वेश्चन बनता है अष्टछाप के कवि में कौन कौन शामिल हैं, किसके शिष्य शामिल हैं, कौन किसका शिष्य है, इसका गठन किसने किया, इसकी स्थापना किसने करी। तो अष्टछाप के कवि हिंदी के 8 श्रेष्ठ कवियों का एक समूह है। इसकी स्थापना इन्हीं विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। इन अष्टछाप के कवियों में 4 जो शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विट्ठल नाथ के हैं, ठीक है। स्थापना कौन करते हैं? विट्ठल नाथ। 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य के हैं उनमें सूरदास हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, और जो विट्ठल नाथ के हैं उसमें आपके चीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक है। केवल इन दोनों को याद कर लीजिए, और बाकी स्वामी स्वामी वाले विट्ठल नाथ के होंगे। केवल इन दोनों दास को याद कर लीजिए, चतुर्भुज दास और नंद दास ये विट्ठल नाथ के हैं, बाकी चारों के चारों दास वल्लभाचार्य के हैं, ठीक है। इन 8 कवियों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है सूरदास, और इसीलिए इनको अष्टछाप का जहाज बोला जाता है। माना जाता है कि जब सूरदास का निधन हुआ तो विट्ठल नाथ ने सूरदास के निधन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि अष्टछाप का जहाज जा रहा है, जिसको जो उनसे ग्रहण करना है वो ग्रहण कर लीजिए। तो ये कथन किसने बोला? विट्ठल नाथ ने। किसके लिए बोला? सूरदास के निधन पर बोला, ठीक है। तो इसको आपने याद करना है। अष्टछाप को लेकर के बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कौन किसका शिष्य है, कौन किसका शिष्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय से थे। ऑब्वियस सी बात है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के होंगे क्योंकि इनके जो गुरु हैं वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, ठीक है। तो ये किस से संप्रदाय से संबंधित थे? पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। सूरदास सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। जैसे जो कबीर दास थे वो ज्ञान मार्गी के थे, ये आपके कृष्ण आश्रय या कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तुलसीदास रामाश्रय होंगे, ये कृष्ण आश्रय थे। कबीरदास ज्ञान आश्रय थे, ठीक है। तो तीनों आपने याद करना है। कबीरदास निर्गुण शाखा के थे, ये सगुण शाखा के हैं। तो इनकी शाखाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो ये सगुण शाखा के कृष्ण आश्रय या कृष्ण भक्ति के कवि थे, ठीक है। इन्होंने सांख्य भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको पूछा जाता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, दास्य भाव था, उनका साख्य भाव था, किस तरीके का था। इसी प्रकार सूरदास की जो भक्ति भावना थी वो साख्य भाव थी, यानी उन्होंने भगवान को, कृष्ण को अपने सखा के रूप में पूजा। तो इनकी भक्ति भावना किस प्रकार की थी? साख्य भाव की। तुलसीदास की किस प्रकार की थी? तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य प्रकार की थी। और जो मीराबाई थी, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा, अपने प्रेमी के रूप में पूजा। उनकी जो भक्ति भावना थी वो मर्धायु प्रकार की थी। तो तीनों आपने याद करना है, तीनों की भक्ति भावना पूछी जाती है, ठीक है। सूरदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। सुर सागर किसकी रचना है? सूरदास की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है सुर सागर। इसे इन्होंने 12 स्कंदों में लिखा है। श्री भगवान श्री कृष्ण के जो बाल जीवन है उसका वर्णन इन्होंने सुर सागर में किया है। सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना किसे माना जाता है? इसी सुर सागर को माना जाता है। सुर सागर को राग सागर भी बोला जाता है। तो इस उपनाम को भी आपने याद करना है कि सूरदास की किस रचना को राग सागर कहते हैं, सुर सागर को बोला जाता है, ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने सुर सागर को ध्वनि काव्य कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सूरदास की किस रचना को ध्वनि काव्य कहा जाता है? तो सुर सागर को किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कहीं कहीं पर सुर सागर को सूरदास की पहली रचना भी बताया गया है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अन्य रचनाओं की बात करें, सुरसरावली ये किसकी रचना है? सुरसरावली ये आपके सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी बहुत बार आती है, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। भ्रमर गीत ये किसकी रचना है? भ्रमर गीत भी सूरदास की रचना है। हाल ही में पेपर में ये पूछी गई थी।
नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुरपच्चीसी, ब्याहलो, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं सूरदास की हैं और इन रचनाओं को आपने याद करना है। खासतौर पे सुरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और इनके अलावा सुरपच्चीसी, इनको आपने याद करना है। ठीक है, चलिए सूरदास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। सूरदास को जीवनो उत्सव किसने बोला? तो सूरदास को जीवनो उत्सव ये आचार्य शुक्ल ने ही बोला था, तो इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, एक फेमस स्टेटमेंट कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास के पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब कहा द्विवेदी जी ने है, कहा सूरदास जी के लिए है, दोनों आपके सिलेबस में है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। और किसने माना, किसने कहा इनको कि सूरदास ब्रज भाषा के पहले कवि थे? ये बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सूरदास को ब्रज भाषा का पहला कवि माना जाता है। सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत भी बोला जाता है, इसे भी याद करेंगे। ठीक है, सूरदास की जो हिंदी है काव्य जगत में, सूरदास की जो भाषा है उसे काव्य जगत में सूर्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, किसी पेपर में बना था कि सूरदास की हिंदी को काव्य जगत में क्या बोला जाता है? सूर्य बोला जाता है, चंद्रमा बोला जाता है, तो सूर्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरे राइटर तुलसीदास। तुलसीदास की बात करते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में होता है और 1623 में इनका निधन हो जाता है। जो तुलसीदास थे इनका जन्म आपके यूपी के बांदा जिले में होता है। ठीक है, राजापुर में इनका जन्म होता है और इनका निधन 1623 में काशी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में करी? अकबर के काल में करी। ठीक है, 1574 में वो रामचरितमानस की रचना करते हैं। इनके गुरु कौन थे? एक और चीज याद करना, ये अकबर के समकालीन है। तुलसीदास को मुगल काल का या अकबर के काल का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और यह कहा था विंसेंट स्मिथ ने, एक अंग्रेज विंसेंट स्मिथ, जिसने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा विद्वान माना था। तो इसको भी याद करेंगे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरिदास। कहीं पर इन्हें नरहरियानंद भी लिखा गया है, तो इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, नरहरियानंद या नरहरिदास। तुलसीदास की शिक्षा कहां पर हुई थी? इन्होंने शिक्षा अयोध्या में ग्रहण करी थी। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। इनकी पत्नी का नाम भी पूछा गया है किसी पेपर में, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, तुलसीदास का अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म नक्षत्र अभुक्त मूल में हुआ था। किस नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ? अभुक्त मूल। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, देखिए नक्षत्र पूछेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन इस केस में तुलसीदास के केस में यह पूछा जा सकता है क्योंकि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। इसी कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। बाद में एक दासी थी जिनका नाम चुनिया था, उन्होंने इनको पाला पोसा था। तो क्वेश्चन बन सकता है किस नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था? अभुक्त मूल नक्षत्र। ठीक है, तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? तो इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। क्वेश्चन बनता है जैसे सूरदास की कैसी थी? साख्या भाव। इनकी कैसी है? दास्य भाव। तुलसीदास शगुन धारा के राम भक्त कवि थे। देखिए आपसे क्वेश्चन बना था कबीरदास किसके हैं? तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय कवि थे, ज्ञान मार्गी कवि थे। ठीक है, इसी प्रकार सूरदास सगुण धारा के कृष्ण आश्रय कवि थे या कृष्ण भक्त कवि थे, और इसी प्रकार तुलसीदास सगुण धारा के राम भक्त या रामाश्रय कवि हैं। तो तीनों आपने याद करने हैं, इन तीनों को लेकर ये क्वेश्चन बनते हैं। तुलसीदास के कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम हैं, उनको देख लेते हैं। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं? तुलसीदास को। मानस का हंस किसे कहते हैं? तुलसीदास को।
लोकनायक किसको बोला जाता है? तुलसीदास को। देखिए जो जॉर्ज गियर्सन थे, जॉर्ज गियर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक अगर कोई है तो वो तुलसीदास है। तो तुलसीदास को भारत का सबसे बड़ा लोकनायक बुद्ध के बाद किसने बताया? जॉर्ज गियर्सन ने। वहीं से याद करना है, लोकनायक भी इनका एक उपनाम है। ठीक है, कवि शिरोमणि के नाम से भी तुलसीदास को जाना जाता है और तुलसीदास का ही उपनाम है राम बोला। राम बोला दरअसल इनके बचपन का नाम था। अगर आपसे क्वेश्चन बने तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, राम बोला इनके बचपन का नाम है। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट नाम जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तुलसीदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रचना तुलसीदास की जो है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस इन्होंने 1574 में लिखी। इसका वर्ष बहुत बार आता है। अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। रामचरितमानस इनका एक प्रबंध काव्य है। पूछा जाता है किस शैली का है, तो प्रबंध आत्मक काव्य है। ठीक है, 1574 में लिखा था, अकबर के काल में लिखा था। 7 कांडों में विभाजित है आपका रामचरितमानस। ठीक है, इन्होंने किस भाषा में लिखा? हमने बात करी अवधि में लिखा। किसी एक पेपर में थोड़ा सा और डिटेल में दिया गया था कि किस प्रकार की अवधि। ठीक है, नॉर्मल तो आपको अवधि याद करनी है, लेकिन वहां पे अवधि के भी अलग अलग प्रकार दिए गए थे, आपको याद करना है। परिष्कृत अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। ठीक है, रामचरितमानस में भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो रामचरितमानस को लेकर के ये सारी बातें आपको याद करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे कवितावली। कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। देखिए सारी रचनाओं की भाषा याद नहीं करनी है, लेकिन कुछ कुछ की पूछी जाती है। जैसे ब्रज भाषा जो कवितावली है, इसका गीतावली, दोहावली और इसके अलावा विनय पत्रिका, इन चारों की भाषा पूछी जाती है, और साथ में रामचरितमानस। बाकी मैक्सिमम जो इनकी रचना है वो अवधि में ही है। ठीक है, तो कवितावली इन्होंने ब्रज भाषा में रचित करी। कृष्ण गीतावली हाल ही में पेपर में आया था, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली तो तुलसीदास की रचना है। सूरदास के आग्रह पर इन्होंने इस रचना को किया था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सूरदास कृष्ण भक्त थे, तुलसीदास राम भक्त थे। ऑप्शन में आपको एग्जाम में ऐसे आया था कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है, इसको याद करना है। ठीक है, गीतावली, सिर्फ गीतावली ये भी तुलसीदास की है। दोहावली ये भी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास की। रामाज्ञा प्रश्नावली ये किसकी रचना है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन बनता है, ये भी तुलसीदास की है, लेकिन किस प्रकार का ग्रंथ है? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, रामाज्ञा प्रश्नावली। क्वेश्चन बनेगा कि तुलसीदास का इनमें से कौन सी रचना एक ज्योतिष ग्रंथ है? रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, रामलाल नहुचु ये किसकी रचना है? तो रामलला नहुचु होगा ये, और ये भी तुलसीदास की रचना है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर देना। ये हो गया रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल। इसके अलावा जो हमने ऊपर देखे वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रामलला नहुचु की बात करते हैं तो इस रचना में तुलसीदास ने भगवान राम के विवाह के समय जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण ये भी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, विनय पत्रिका बहुत बार पेपर में आई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अलग अलग देवी देवताओं की आराधना यहां पर की है। क्वेश्चन बनता है किस रचना में तुलसीदास ने अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं उनकी आराधना की है? तो विनय पत्रिका में की है। ठीक है, इसको याद करेंगे। विनय पत्रिका की रचना कहा जाता है इन्होंने 1585 में करी थी। सतसई, झूलना, हनुमान बाहुक ये रचना किसकी है? तुलसीदास की। सतसई इंपॉर्टेंट है, झूलना भी है, हनुमान बाहुक इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हनुमान बाहुक को लेकर के एक फैक्ट आपको याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तुलसीदास ने गंभीर बीमारी से वो पीड़ित थे और उससे वो बचने के लिए, उस बीमारी से बाहर आने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, एक काव्य की रचना करी, वही काव्य था हनुमान बाहुक। तो क्वेश्चन बनता है तुलसीदास ने गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए किस काव्य की रचना करी? हनुमान बाहुक की रचना करी। ठीक है,
अगली जो इनकी रचना थी वो थी वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी रचना भी तुलसीदास की है। इस रचना में साधु संतों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। साधु संतों के जो लक्षण होते हैं उनका वर्णन वैराग्य संदीपनी में किया गया है। क्वेश्चन बनता है किस रचना में है? वैराग्य संदीपनी। ठीक है, इस वैराग्य संदीपनी को लेकर के तुलसीदास जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन इन्होंने कहा था। तुलसीदास ने अपनी इस रचना के लिए कहा कि यह अखिल ज्ञान का सागर है। क्वेश्चन बनेगा तुलसीदास ने अपनी किस रचना के लिए अखिल ज्ञान का सागर नहीं, सार करना, अखिल ज्ञान का सार किस रचना को कहा है तुलसीदास ने? तो वैराग्य संदीपनी को कहा है। ठीक है, अगले हैं मीराबाई। मीराबाई की बात करते हैं। मीराबाई का जन्म 1503 में होता है, 1547 में इनका निधन हो जाता है। देखिए, मीराबाई के जन्म को लेकर भी आपको 2 वर्ष देखने को मिलते हैं, एक है आपका 1498 और एक 1503। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में 1503 आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको दोनों याद करने हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन में ही 1503 ना दे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1503 को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर दोनों में से एक आता है, मान लीजिए 1503 नहीं आता, फिर तो आप 1498 को ही टिक करेंगे, क्योंकि ये भी आपको कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो 1503 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मीराबाई का जन्म जोधपुर में होता है, मेड़ता में इनका जन्म होता है 1503 में। 1518 में इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह किसके साथ होता है? जो महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे, उनका नाम था भोजराज, उनकी पत्नी थी मीराबाई। किसकी पत्नी थी? जो महाराणा सांगा थे उनके पुत्र थे भोजराज, और इन्हीं भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 1518 में मीराबाई का विवाह हो जाता है। मीराबाई का निधन 1547 में होता है, द्वारका में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु थे रैदास, या जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रैदास या रविदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, जो रैदास थे, और रैदास के साथ साथ कबीरदास, कबीरदास के बारे में हमने ऊपर बात करी थी। इन दोनों के गुरु कौन थे? इन दोनों के गुरु थे रामानंद। तो मीराबाई के गुरु कौन है? रामानंद। तो इनको भी आपने याद करना है, कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कबीरदास के गुरु तो रामानंद थे, साथ में रैदास के गुरु भी रामानंद थे। ठीक है, मीराबाई को हिंदी की पहली कवियत्री माना जाता है। सीधा क्वेश्चन, हिंदी की पहली कवियत्री किसे माना जाता है? मीराबाई को माना जाता है। मीराबाई की भाषा क्या थी? मीराबाई की भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, ये इनकी भाषा थी। ठीक है, प्रॉपर जो इनकी रचनाएं होती थी वो इसी में होती थी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की जो भक्ति भावना है वो माधुर्य प्रकार की थी, माधुर्य भाव की थी। इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, जो माधुर्य भाव है इसमें क्या होता है? इसमें जो भक्त होते हैं वो एक प्रेमी के रूप में, अपने पति के रूप में ये श्री कृष्ण को पूजती थी। ठीक है, जैसे जो सूरदास थे वो अपने सखा के रूप में पूजते थे, तो साख्य भाव। तुलसीदास दास्य के रूप में पूछते थे, उनको अपना सब कुछ मानते थे, अपने को उनका दास मानते थे, उनका दास्य भाव। और ये श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के रूप में पूछती थी, तो इनका ये भाव। तीनों के भाव आपसे पूछे जाते हैं, भक्ति भावना आपको तीनों की याद करनी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी जो मीराबाई हैं। गीत गोविंद टीका किसकी रचना है? तो गीत गोविंद टीका मीराबाई की है। नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा ये आपके मीराबाई की रचना है। ठीक है, राग गोविंद, राग सोरठा, राग विहाग, एक और राग है यहां पर, राग विहाग। ये तीनों राग किसके हैं? राग गोविंद, राग सोरठा, राग विहाग, ये तीनों रचनाएं मीराबाई की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए 5वें कवि की तरफ चलते हैं, रसखान। रसखान की बात करते हैं। इनका जन्म 1548 में होता है और इनका निधन 1628 में होता है। इनका जन्म काबुल में हुआ था और इनका निधन वृंदावन में हुआ था। ठीक है, जन्म लोकेशन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आपसे वर्ष पूछे जाते हैं। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम रसखान इनका पूरा नाम था। और रसखान एक फेमस कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, रसखान किसके समकालीन है? तो आप देखेंगे कार्यकाल ये भी अकबर के समकालीन माने जाते हैं।
ठीक है। इनके गुरु कौन है? रसखान के गुरु हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, इनको भी याद करेंगे। रसखान ने विट्ठलनाथ से ही शिक्षा ग्रहण करी और उसके बाद ये वृंदावन में जाकर बस जाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं रसखान की, जैसे अष्टयम, ये क्या है? इनकी रचना है। दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और अष्टायाम और सुजान रसखान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं, इनको आपने याद करना है, ठीक है। इनकी इन रचनाओं में अगर हम इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं, अष्टायम रचना रसखान की है। इस रचना में रसखान ने श्री कृष्ण की पूरी दिनचर्या का वर्णन किया है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दूसरा, दान लीला की बात करते हैं तो इस रचना में रसखान ने राधा और कृष्ण के पौराणिक प्रसंग का वर्णन इसमें किया है। बहुत कम चांस है, लेकिन आपको डिटेल में अगर आप जानेंगे तो आपको मोटी मोटी बातें याद रह जाती हैं, जैसे मैंने बोला। प्रेम वाटिका की बात करते हैं तो इसमें राधा को मालिन और श्री कृष्ण को माली के रूप में उनका जो प्रेम प्रसंग है उसको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि माली और मालिनी के रूप में किसमें दिखाया है? प्रेम वाटिका में। सुजान रसखान की बात करें तो इसमें भक्ति के प्रेम पूरक जो प्रसंग है और राधा कृष्ण के रूप में लीला का प्रसंग इसमें किया गया है, यानी इसमें भी राधा और कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इनको आपने याद करना है। श्री कृष्ण की दिनचर्या अष्टायम में बताई गई है, ठीक है। अगले जो इंपॉर्टेंट रचयिता हैं, लेखक हैं, इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बात करें, इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनके जन्म को लेकर भी आपको 2 वर्ष देखने को मिलते हैं, एक आपका 1889 और एक आपका 1890। एनसीईआरटी में आपको 1889 मिलता है, तो आपको इसी को पहला रेफरेंस देना है। मैक्सिमम जगहों पर आपको 90 भी मिलता है, लेकिन आपको इसको नहीं मानना है। अगर ऑप्शन में ये आपको दिख जाता है 89, तो आपको इसे ही टिक करना है, एनसीईआरटी में यही है, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद थे, इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म काशी में हुआ और इनका निधन 1937 में हो गया था, ठीक है। निधन भी इनका काशी में होता है, क्षय रोग से इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन बन जाएगा, 4 रचयिताओं के नाम दे देगा आपको, सुमित्रानंदन पंत दे देगा, जयशंकर प्रसाद दे देगा, इस तरीके से, और बोलेगा इनमें से किस कवि का निधन क्षय रोग से, टीबी से हुआ था? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम हैं, जैसे आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। कलाधर के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद थे, बाल्यकाल में इन्होंने कलाधर नाम से भी रचनाएं करी हैं। तो बाल्यकाल में किस नाम से रचनाएं करते थे जयशंकर प्रसाद? कलाधर नाम से, और यही इनका उपनाम भी है, ठीक है। और आधुनिक कविता का सुमेरु भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, ठीक है। जो छायावाद है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इन चारों के नाम भी पूछे जाते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन हैं, तो इन चारों के नाम आपने याद करने हैं। इन चारों को भी कुछ नाम दिए गए हैं छायावाद से रिलेटेड, जैसे जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा बोला जाता है, ठीक है। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन्हें छायावाद का महेश बोला जाता है, ठीक है। जो महादेवी वर्मा हैं, इनको छायावाद की शक्ति या लक्ष्मी इनको बोला जाता है, और सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु बोला जाता है। ये नाम भी आपने याद करने हैं। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत को विष्णु बोला जाता है, और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। तो छायावाद के 4 स्तंभ देखे, उनके नाम देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रवर्तक किसको माना जाता है छायावाद का? जयशंकर प्रसाद। इनके इंपॉर्टेंट उपन्यासों की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। एक और चीज यहां पर नोट करना, देखिए मैंने पूरी कोशिश करी कि जो भी इंपॉर्टेंट लेखक हैं इनकी रचनाएं मैं आपको वर्गीकृत करके बता सकूं, यहां पर कि उपन्यास कौन है, काव्य रचना कौन है, नाटक कौन है, कहानी कौन है, इस तरीके से। लेकिन कुछ कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनको कहीं पर निबंध बताया गया है, कहीं पर उन्हें उपन्यास बताया गया, कहीं पर कविता बताया गया। तो आपको को सबसे पहले जो चीजें हैं आपको उनकी रचनाएं याद करनी है, उसके बाद आप इनको याद करें कि काव्य कौन है, कहानी कौन है, किस तरीके से, ठीक है। तो इस पे आप ज्यादा पहले याद क्या करना है, रचनाएं किसकी हैं उनको याद करना है, ठीक है। चलिए,
उपन्यास इनके 3 हैं, एक है कंकाल, दूसरा है तितली और तीसरा है इरावती। ठीक है, इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। क्वेश्चन बनता है जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वो है इरावती। 3 ही इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। जो जयशंकर प्रसाद के ये कंकाल और तितली उपन्यास हैं, ये दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। ठीक है, जबकि जो इरावती है ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, ये समाज के विषयों पर लिखा गया है, ये इतिहास पर लिखा गया है। सिंपल सी बात, इस तरीके से भी आपको इनको याद करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की बात करते हैं। उर्वशी किसकी रचना है, सीधा क्वेश्चन बनता है। देखिए, उर्वशी को जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना माना जाता है। ठीक है, तो उर्वशी काव्य रचना है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, और पहली काव्य रचना इसे माना जाता है। 1909 में ये आई थी। वन मिलन ये भी 1909 में आई, ये रचना भी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, प्रेम राज्य ये भी 1909 में आई और ये रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। किसी पेपर में प्रेम राज्य रचना के मुख्य पात्र आपसे पूछे गए थे, तो इनको याद कर लीजिए। मनु, श्रद्धा, ईड़ा, ये पात्र किस रचना के हैं, तो ये तीनों के तीनों प्रेम राज्य जो कविता है, काव्य संग्रह है, किसका, जयशंकर प्रसाद का, उसके मुख्य पात्र हैं। ठीक है, जिनके पात्र पूछे गए हैं उनके पात्र मैंने यहां पर लिखे हैं। तो प्रेम राज्य के ये मुख्य पात्र हैं। झरना किसकी कविता है, झरना जो है ये भी रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद की। झरना जो रचना है 1918 में आई थी। इसे छायावाद का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा छायावाद। देखिए, अब यहां पर मैंने इनको स्टार बनाकर सारे रचनाओं को लिखा, साथ में अगर मैं इनके एक्स्ट्रा फैक्टों को भी लिखता तो चीजें यहां पर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती थी। कॉपी में आप इनको लिखते हुए चलें। इसके साथ जैसे मैंने बोला कि इनकी पहली रचना मानी जाती है काव्य रचना। झरना में मैंने आपको बोला इसे छायावाद का पहला काव्य संग्रह माना जाता है, इसे भी आपने याद करना है, इसको लिखना है। और छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला ये भी झरना को ही बोला जाता है। ठीक है, तो झरना रचना किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। इसे छायावाद का पहला काव्य संग्रह कहते हैं, इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। ठीक है, कामयानी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार आती है। कामयानी किसका महाकाव्य है, तो कामयानी रचना भी जयशंकर प्रसाद की है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत हैं, सुमित्रानंदन पंत कामयानी रचना को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, अयोध्या का उद्धार काफी इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में पूछी गई है। सोखो उच्छ्वास ये रचना भी इनकी है। वब्रु वाहन ये किसकी है, ये पेपर में आ चुकी है पहले के, ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की है। कानन कुसुम ये रचना भी जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम पथिक ये रचना किसकी है, प्रेम पथिक ये इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। महाराणा का महत्व, आंसू, लहर, चित्राधार ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। तो एक एक रचना को लेकर हमने बात करी, जिनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको हमने देखा, और इन सारी रचनाओं को आपने एक बार पेपर में जाने से पहले इन पर आपने नजर कर लेनी है। कई बार क्या होता है, जब आप सारी रचनाओं को देख लेते हैं, आपके माइंड में पेपर में जब आप ऑप्शन देखते हैं तो माइंड आपका क्लिक कर जाता है कि ये रचनाएं तो जयशंकर प्रसाद की हैं, आप एलिमिनेट करना वहां पे शुरू कर देते हैं कि ये रचना तो सूरदास की थी, ये जयशंकर प्रसाद की थी, ये यहाँ पर निराला की थी। इस तरीके से भी आप कर जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, लेकिन एग्जाम में जब आप ऑप्शंस देखते हैं आपका माइंड क्लिक कर जाता है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको रचनाएं याद हो जाएंगी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, काव्य संग्रह, ये सारी रचनाएं काव्य या कविताएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक हैं, जैसे सज्जन। सज्जन किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। सज्जन को प्रसाद का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है, तो वो है सज्जन। अजात शत्रु नाटक किसकी रचना है, अजात शत्रु ये भी इन्हीं की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। सज्जन को लेकर एक बात याद करना, क्योंकि प्रसाद का पहला नाटक है, ये 1910 में आया था, और सज्जन का जो कथानक है, जो इसका नायक है, वो महाभारत से लिया गया है, यानी कि जो ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, सज्जन महाभारत पर बेस्ड है। एक तो ये याद करना है। ठीक है, दूसरा इनका नाटक है अजात शत्रु। अजात शत्रु किसकी रचना है, ये भी आपका जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है, चंद्रगुप्त नाटक भी जयशंकर प्रसाद की है। इसके जो पात्र हैं ये पेपर में आते हैं कि ये जो रचना, ये पात्र हैं आपके अलका, कल्याणी,
कार्नेलिया, मालविका, ये सारे पात्र किसके पात्र हैं? तो चंद्रगुप्त के पात्र हैं, जो कि नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। इसमें ये चारों पात्र हैं। इसमें अगर आपको पूछे कि चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, इसकी नायिका कौन है? 4 नाम है यहाँ पर, नायिका कौन है? कार्नेलिया। इसको भी याद करना है, ठीक है। अगला जो इनका महत्वपूर्ण नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। पहला नाटक कौन है? सज्जन। अंतिम नाटक कौन है? ध्रुव स्वामिनी। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। यह जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इस नाटक को इन्होंने, जो विशाख दत्त है उनकी एक रचना है देवी चंद्र गुप्तम, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इन्होंने जो अनमेल विवाह होते हैं और उसके बाद जब नारी अलग हो जाती है, उसकी विवेदनाओं को, उसकी जो सारी बातें हैं उनका वर्णन उन्होंने ध्रुव स्वामिनी में किया है। क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद ने नारी के स्वाभिमान का मुद्दा किस रचना में उठाया? तो नारी के स्वाभिमान को उन्होंने इसी रचना में उठाया है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। अगर इनके आगे के नाटकों को देखें, स्कंदगुप्त इन्हीं का नाटक है। कल्याणी, परिणय, करुणालय, करुणालय भी बहुत बार पेपरों में आया है, ये इनका नाटक है, ठीक है। प्रायश्चित किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। एक घूट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। विशाख, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, राजश्री, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। पेपर में यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाटक हमने देखे, सज्जन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक घूट, जनमेजय का नागयज्ञ और राजश्री, ये सारी रचनाएं आपको याद करनी है, ठीक है। इनकी कहानी संग्रह है। 5 कहानी संग्रहों को इनका इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला कहानी संग्रह जो जयशंकर प्रसाद का है वो है छाया। जयशंकर प्रसाद के 5 प्रमुख कहानी संग्रह हैं और पहला कहानी संग्रह छाया को माना जाता है। दूसरा कहानी संग्रह है इनका आकाशदीप, जिसकी नायिका है चंपा, ये बहुत बार पेपर में आई है। तीसरा है इनका प्रतिध्वनि, फिर है आंधी और फिर है इंद्रजाल। इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो ये इनकी कहानी संग्रह है। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कहानियां और हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक है इनकी पुरस्कार। पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है? ये भी जयशंकर प्रसाद हैं। नायिका कौन है इसकी? मधुलिका इसकी नायिका है। ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, ठीक है। ग्राम क्या है? इनकी पहली कहानी। हमने ऊपर क्या देखा? छाया। छाया क्या थी? इनकी पहली कहानी संग्रह। तो एक कहानी यानी कि एक सिंगल कहानी संग्रह जिसमें कई सारी कहानियां संकलित की गई हो। दोनों में अंतर है, दोनों याद करने हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम था ग्राम, ठीक है। आकाशदीप की बात करते हैं तो इस नाम से इन्होंने कहानी भी लिखी, कहानी संग्रह भी है इनका, यानी इसके अंदर इन्होंने कई सारी कहानियों को भी संकलित किया, जैसा हमने ऊपर देखा। तो आकाशदीप के नाम से इनकी कहानी भी है, जिसकी नायिका हमने ऊपर देखी चंपा, ठीक है। गुंडा, ये भी किसका है? हमने देखा गुंडा जो कहानी है इसके रचयिता भी जयशंकर प्रसाद हैं। गुंडा के जो किरदार है ननहकू सिंह और घीसू, ये दोनों किसके पात्र हैं? गुंडा के पात्र हैं, ठीक है। ममता, आंधी, देवव्रत, सालवंती, देवदासी, प्रतिमा, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडर इंपॉर्टेंट है। पाप की पराजय, मधुबा, कला, देवदासी दोबारा से आया है। पत्थर की पुकार, चूड़ी वाली, नीरा, सुनहरा सांप, विराम चिन्ह, वृत्तभंग, छोटा जादूगर, खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, सालवती और प्रतिमा, ये सारी कहानियां, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। निबंध संग्रह की बात करें तो जयशंकर प्रसाद का निबंध संग्रह है काव्य और कला, ठीक है। तो काव्य भी इनका निबंध संग्रह है, कला भी इनका निबंध संग्रह है। हिंदी की पहली अतुकांत रचना किसे माना जाता है? तो हिंदी की पहली अतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जैसा हमने ऊपर देखा था। और इस रचना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं, ठीक है। हिंदी की पहली अतुकांत रचना इसे माना जाता है। अगले व्यक्ति हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की बात करते हैं। निराला का जन्म 1897 में हुआ। 1961 में इनका निधन हो गया था। निराला के जन्म को लेकर भी आपको अलग अलग वर्ष देखने को मिलते हैं। कहीं पर 1897 है, कहीं पर 1899 है, कहीं पर 1896 है। लेकिन जो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में 1897 दिया गया है। तो इसे ही आपने पहला रेफरेंस देना है, ठीक है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म होता है 1897 में, और 1961 में प्रयागराज में इनका निधन हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी का बचपन का नाम था सूर्य कुमार। ये क्वेश्चन बन सकता है, इनके बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। इनके उपनाम की बात करें, इनको महाप्राण भी बोला जाता है, और निराला तो इनके नाम के साथ लगा हुआ है। पेपरों में ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है कि इनमें से किस कवि का उपनाम निराला है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का है। ठीक है, महाप्राण के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ पत्रिकाएं हैं जिनमें इन्होंने कार्य किया संपादक के रूप में। समन्वय पत्रिका किससे रिलेटेड है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? निराला थे। इसके 1922 में बने, मतवाला के 1924 में वो बने थे। ठीक है, चलिए, और जैसा हमने ऊपर आपको बात करी थी कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहते हैं, निराला को क्या कहा था? निराला को महेश बोला जाता है छायावाद का। ठीक है, विष्णु जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनको कहते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। इनके उपन्यासों की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास। अप्सरा, अप्सरा को इनका पहला उपन्यास माना जाता है। निराला का पहला उपन्यास कौन था? अप्सरा। ठीक है, अलका, निरूपम, प्रभावती, इरावती चोटी की पकड़, ये किसकी रचना है? ये भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। काले कारनामे किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनके 2 अपूर्ण उपन्यास, एक का नाम है इंदुलेखा और एक का नाम है चमेली। दोनों आपने याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो आता है अनामिका का नाम सबसे पहले। अनामिका निराला की पहली कविता संग्रह है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, अनामिका के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता निराला है। ठीक है, सांध्या कांकली, ये भी किसकी रचना है? ये भी निराला की रचना है। पहला कविता संग्रह अनामिका को माना जाता है, तो अंतिम कविता संग्रह सांध्या कंकाली को माना जाता है। ठीक है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास किसकी रचना है? सीधा क्वेश्चन बनेगा, तुलसीदास किसकी रचना है? तो तुलसीदास नाम से रचना भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जूही की कली, गीत गाने दो, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, कुकुरमुत्ता। देखिए, राम की शक्ति पूजा बहुत बार पेपर में आई है, सरोज स्मृति पेपर में आई है, ये भी आपको याद करना है। भिक्षुक किसकी कविता है? भिक्षुक भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? इन्हीं की है। बेला, नए पत्ते, ये तो आपको यूपीएससी ने भी पूछा था, शायद 2018 या 19 में पूछा था कि नए पत्ते के रचनाकार कौन है? निराला इसके रचयिता हैं। ठीक है, अणिमा, ये भी इन्हीं की रचना है। अर्चना, आराधना, गीत कुंज, अपरा, शिवजी का पत्र, मास्को डायलॉग्स और वन मेला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? निराला की हैं। मैंने कोशिश करी कि प्रीवियस ईयर की जितनी रचनाएं हैं सारी यहां पर मैं डाल सकूं, ना केवल उत्तराखंड में जो आई हैं बल्कि अलग अलग पेपरों में भी जो आई हैं आपके प्रीवियस ईयर की, उनको यहां पर डाल सकें, और अलग अलग बुक्स में जो इनकी रचनाएं दी गई हैं इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, उनको भी यहां पर डाला जा सके, ताकि आपको एक एक लेखक की कई सारी रचनाएं मिल सकें, ताकि आप उनको याद कर सकें और एग्जाम में एलिमिनेट के माध्यम से भी ऑप्शन टिक कर सकें। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इनमें से कई सारी पेपर में आई हुई हैं। इनकी कहानी की बात करें तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां, जैसे सुकुल की बीबी किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। चतुरी चमार बहुत बार आई है पेपरों में, ये किसकी रचना है? ये भी निराला की रचना है। ठीक है, लिली इन्हीं की रचना है। सखी, देवी, पद्मा, ये सारी की सारी क्या है? इनकी कहानियां हैं, इनको याद करने हैं। इनके अलावा चाबुक किसका कहानी है? इन्हीं की कहानी है। इसके अलावा चयन किसकी रचना है? इन्हीं की है। संग्रह इन्हीं की है। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक हैं, जैसे शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण, ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं भी निराला की हैं, इनके नाटक हैं। ठीक है, आलोचनात्मक कृतियां हैं इनकी कुछ, जैसे रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? निराला की। पंत और पल्लव, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं? निराला की रचना है। ठीक है, पंत और पल्लव ये एक ही रचना है, किसकी रचना है? निराला की रचनाएं हैं। ठीक है, तो हमने 7वें राइटर को भी यहां पर कवर कर दिया। अगले हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनको छायावाद का विष्णु बोला जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं।
सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। बागेश्वर के कौसानी में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका संबंध उत्तराखंड से ही है तो इनको आपको डेट भी याद करनी है। 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका निधन 1977 में हो जाता है। दोनों याद करने हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम था गोसाई दत्त। ठीक है, इन्हें प्रकृति का चितेरे कवि, सुकुमार कवि, शब्द शिल्पी कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। ये सारे उपनाम किसके हैं? सुमित्रानंदन पंत के हैं। और इन्हें छायावाद का विष्णु भी बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कुछ इनके उपन्यास हैं, जैसे हार उपन्यास किसकी रचना है? ये आपके पंत की रचना है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। बुरांश ये इनकी रचना है और सबसे इंपॉर्टेंट ये इनकी एक कुमाऊनी उपन्यास है। तो क्वेश्चन बनता है पंत का कुमाऊनी उपन्यास कौन सा है? तो बुरांश है। ठीक है, पानवाला किसका उपन्यास है? ये भी पंत का उपन्यास है। तो तीनों आपको याद करने हैं, हार, बुरांश और पानवाला। कुछ इनकी काव्य रचनाएं हैं, चलिए उनको देखते हैं। वीणा किसकी रचना है? तो वीणा सूर्य जो आपके सुमित्रानंदन पंत हैं इनकी रचना है। ग्रंथि, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? पंत की हैं। उत्तरा इन्हीं की रचना है। कला और बूढ़ा चांद बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कला और बूढ़ा चांद ये रचना भी सुमित्रानंदन पंत की है। इसी रचना के लिए 1960 में सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वाणी, तो देखिए वीणा और वाणी दोनों रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की। ऊपर हमने देखी थी ना वीणा, और यहां पर आई है वाणी। दोनों रचनाएं इनकी हैं। लोकायतन महाकाव्य, तो ये इनका एक महाकाव्य है। लोकायतन किसकी रचना है? ये भी पंत की रचना है। लोकायतन आपके 1964 में प्रकाशित हुई थी और महात्मा गांधी के जीवन पर यह आधारित है। एक बड़ा विशाल महाकाव्य है, इसे भी आपने याद करना है। 64 में आया था, गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, लोकायतन। चिदंबरा सबसे इंपॉर्टेंट रचना। चिदंबरा रचना भी इन्हीं की रचना है और इसी रचना के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत पहले व्यक्ति थे। 1968 में मिला इनकी रचना चिदंबरा के लिए। ठीक है, उच्छ्वास ये रचना किसकी है? ये भी इन्हीं की है। पल्लव रचना किसकी है? ऊपर हमने देखा था ना, पंत और पल्लव आलोचनात्मक कृति थी, किसकी थी? निराला की थी। तो पल्लव रचना पंत की है और पंत और पल्लव रचना ये निराला की है। ठीक है, गुंजन ये रचना भी किसकी है? गुंजन ये रचना भी सुमित्रानंदन पंत की है। इसे भी आपने याद करना है। पल्लव को लेकर के एक बात आपने और याद करनी है। देखिए उस समय जो ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली, इन दोनों को लेकर लगातार विवाद चलता रहता था। तो पंत ने, सुमित्रानंदन पंत ने इसी पल्लव रचना में इस विवाद को हल करने का प्रयास किया और इस रचना में, इस पल्लव रचना में उन्होंने खड़ी बोली का समर्थन किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा विवाद पर आधारित कौन सी रचना है? पल्लव है। किसको उन्होंने समर्थन दिया? अपना खड़ी बोली को इस रचना में उन्होंने अपना समर्थन दिया। इसे आपने याद करना है। ठीक है, गुंजन इन्हीं की रचना है। गिरजे का घंटा इन्हीं की रचना है। ग्राम्य इन्हीं की रचना है। देखिए ग्राम रचना जयशंकर प्रसाद की है, ग्राम्य पूछेगा ये पंत की है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इनको याद करना है। ग्रामश्री इन्हीं की रचना है। युगांत, युगवाणी, खादी के फूल, वे आंखें, ये सारी रचनाएं इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, एक और चीज, जो ये खादी के फूल यहां पर रचना है, इसको लेकर के एक और फैक्ट याद करना। खादी के फूल रचना इन्होंने अकेले नहीं लिखी, जो हरिवंश राय बच्चन थे उनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर इन्होंने इसकी रचना करी है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रूपाब पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया था। जो सुमित्रानंदन पंत थे, इन्होंने 1938 में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था रूपाब। आलोचनात्मक कृतियों की बात करें अगर हम इनकी रचना शिल्प और दर्शन किसकी रचना है? पंत की है। गद्य पथ इन्हीं की रचना है। छायावाद, पुनर्मूल्यांकन ये किसकी रचना है? ये भी पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन। ये रचना भी किसकी है? पंत की है और ये पंत की आत्मकथा है। ठीक है, 1960 के आसपास ये आई थी। सुमित्रानंदन पंत को मिले पुरस्कार, सम्मान और महत्वपूर्ण तथ्य उनसे जुड़े हुए। पहला है
इन्हीं के सुझावों पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। देखिए, आकाशवाणी का नाम बदला गया था 1957 में। पहले इसका नाम था ऑल इंडिया रेडियो। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो नाम हटा दिया गया और आकाशवाणी नाम कर दिया गया। किसके सुझाव पर किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर हुआ था। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला, 1960 में मिला इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण दिया गया 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में मिला इनकी रचना चिदंबरा के लिए। और भारत सरकार के द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पर एक डाक टिकट जारी किया गया 2015 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनको लेकर के फैक्ट और इनके पुरस्कार और इनका सम्मान। ठीक है, चलते हैं हमारे 9वें कवि की तरफ, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1889 में होता है और इनका निधन 1968 में होता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो होता है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हो इनका जन्म हुआ है? तो इनका जन्म एमपी में हुआ था, होशंगाबाद जिले में। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनको मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी मिला था। इन्होंने हालांकि स्वीकार नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनमें से किस कवि को मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1955 में मिला इनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए, और इन्हें पद्म भूषण 1963 में दिया गया। इन दोनों को भी आपने याद करना है, इन दोनों के बारे में भी हम अभी बात करते हैं। पहले इनका एक उपनाम है एक भारतीय आत्मा। किसका उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा, ये नाम है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, जो इनकी रचनाएं होती थी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होती थी और इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा बोला गया है। ठीक है, इसको याद करना है। इनकी रचनाओं में त्याग, बलिदान, इनकी भावनाएं मिलती है हमको देखने के लिए, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एक भारतीय आत्मा। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला? इनको साहित्य अकेडमी 1955 में मिला। किस रचना के लिए मिला इनको साहित्य अकेडमी? हिम तरंगिणी। देखिए, हिंदी के लिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, तो पहला साहित्य अकेडमी हिंदी का जो पहली बार दिया गया 55 में ही दिया गया था और इन्हीं को दिया गया था। तो इसको भी याद करना है, क्वेश्चन बन जाता। आप जानते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 54 से होती है, पहली बार 55 में दिए जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में दिए जाते हैं। तो हिंदी के लिए जो पहला दिया गया वो इनको दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, पद्म भूषण इनको 1963 में मिला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1967 में इन्होंने अपना जो पद्म भूषण था उसे वापस लौटा दिया था। तो इसे भी आपने याद करना है, कब मिला, कब लौटाया। आप जानते हैं बाद में जो राजभाषा संविधान संशोधन होता है राजभाषा को लेकर के, उसके विरोध में इन्होंने अपना पद्म भूषण वापस लौटा दिया था। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध जैसे साहित्य का देवता किसकी रचना है? इन्हीं की है, पेपर में आई है। अमीर इरादे इन्हीं की रचना है। अमीर देवता, गरीब देवता, युग और कला, ये इनके निबंध हैं। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं उनको देखते हैं। बेसिकली काव्य रचना है, कविताएं ज्यादा ये लिखते थे। ठीक है, देखिए पहली इंपॉर्टेंट रचना है इनकी हिम क्रीटनी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और यह हाल ही में आपसे पेपर में भी पूछी गई थी कि हिम क्रीटनी किसकी रचना है। हिम क्रीटनी हो, हिम तरंगिणी हो, दोनों रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। ठीक है, हिम क्रीटनी को लेकर के एक फैक्ट आपको याद करना है। देखिए, हिम क्रीटनी को 1943 में एक पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार का नाम था देव पुरस्कार। ठीक है, कब मिला? 1943 में। 1943 में हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता था, जैसे अगर हम आज की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है, या साहित्य अकेडमी होता है, तो उस समय जो हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार था वो देव पुरस्कार था और वो उनकी इस रचना को मिला था, हिम क्रीटनी को। ठीक है, और बाद में साहित्य अकेडमी आया, वो भी इनको मिला हिम तरंगिणी के लिए। दोनों याद करना, हिम क्रीटनी के लिए देव पुरस्कार मिला, उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य का, और साहित्य अकेडमी इनको हिम तरंगिणी के लिए मिला। अलग रचनाओं की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये दोनों तो आपने याद करनी ही है। इनके अलावा युग चरण, समर्पण, माता, ये तीनों रचनाएं पेपरों में पूछी गई हैं। वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुली
काजल आंज रही, ये भी इन्हीं की रचना है। साहित्य के देवता हमने ऊपर देखा। तो जैसे मैंने आपको बोला, कहीं पर कुछ रचनाओं को निबंध में शामिल किया गया है, कुछ को काव्य रचनाओं में शामिल किया गया है, तो आपको इनको याद करना है। जो इनकी साहित्य का देवता है, कहीं कहीं पर निबंध में बताया है, कहीं पर काव्य में बताया है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, इन दोनों में से है और किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। मेन काम यही याद करना है। समय के पांव, कैदी और कोकिला, ये रचना भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाटक जैसे कृष्ण अर्जुन युद्ध, किसका नाटक है? माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं से ये जुड़े हुए रहे, जैसे करमवीर पत्रिका, प्रताप पत्रिका, प्रभा पत्रिका। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से किस पत्रिका में माखनलाल चतुर्वेदी नहीं जुड़े रहे, संबंधित रहे या नहीं रहे? तो 3 पत्रिकाओं के संपादन इन्होंने किया, करमवीर, प्रताप और प्रभा। इनको आपने याद करना है। ठीक है, इनका एक संस्मरण है समय के पांव। जैसा हमने ऊपर देखा ना इनकी रचनाओं में कि समय के पांव भी इनकी एक रचना है, वो इनका एक बेसिकली संस्मरण है। ठीक है, अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म 1917 में होता है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 1964 में हो जाता है। 1917 में जन्म, 1964 में निधन। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि बोला जाता है। तो इस उपनाम से किसको जाना जाता है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम बताइए, तो गजानन माधव इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो नया खून नामक एक पत्रिका थी, जिसका संपादन मुक्तिबोध ने किया था। क्वेश्चन बनेगा, नया खून पत्रिका से संबंधित कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, ऐसे ऑप्शन आपको देगा। तो मुक्तिबोध आपने टिक करना है। ठीक है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध थे, इनकी रचनाओं में हमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनता है, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमें किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है? मुक्तिबोध की रचनाओं में। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह जैसे चांद का मुंह टेढ़ा पेपर में आया है, किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना भी किसकी है? तो भूरी भूरी खाक धूल, ये रचना भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, काव्य संग्रह हैं और इनमें इनकी अलग अलग कविताएं संकलित की गई हैं। ठीक है, जैसे इनकी एक फेमस कविता है सहर्ष स्वीकारा है, तो सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता भूरी भूरी खाकधूल कविता संग्रह में संकलित है। इसको भी याद करना है। ये तो इनके काव्य संग्रह थे। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं हैं जैसे चंबल की घाटी, मेरे मित्र मेरे सहचर। सीधा क्वेश्चन बनेगा, मेरे मित्र मेरे सहचर कविता के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। एक अरूप शून्य की प्रति, इन्हीं की रचना है। नीली आग, ब्रह्म राक्षस, लाल सलाम, ये पेपर में बहुत बार आती है। लाल सलाम किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। इंपॉर्टेंट है ब्रह्म राक्षस भी। ठीक है, इसको भी याद करना है। जो ऊपर हमने एक रचना देखी थी ना, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह, तो ये वाली कविता उसी संग्रह में संकलित है। लाल सलाम, जिंदगी बुरादा तो बनेगी ही, सूखे कठोर नंगे पहाड़, किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। क्रांति, आदमी, ये रचनाएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, इनके उपन्यास की बात करते हैं। विपात्र और काठ का सपना इनके उपन्यास हैं। ठीक है, जैसे विपात्र है, कहीं पर इसको कहानी बताया है, कहीं पर इसे उपन्यास बताया है, तो आपको इसको याद करना है कि विपात्र रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है। काठ का सपना, इसे भी कहीं पर कहानी, कहीं पर उपन्यास बोला गया है। बस आपको इतना याद करना है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध जैसे कला का तीसरा बाण, नई कविता का आत्मसंघर्ष, बहुत बार पेपर में आता है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। समीक्षा की समस्याएं, ये भी इन्हीं की है। एक साहित्यिक डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया है। अभी तक ये जो 4 हमने देखे, नई कविता का आत्मसंघर्ष और एक साहित्यिक डायरी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को ज्यादा टिक अप कर देना। ठीक है, शमशेर मेरी दृष्टि में, इन्हीं की रचना है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, इन्हीं की रचना है। सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, इन्हीं की रचना है। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी, एक मनोविज्ञान, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके निबंध जो आपको याद करने हैं। कुछ इनकी कहानियां हैं, उनको देखते हैं। नई जिंदगी किसकी रचना है? इन्हीं की है, गजानन माधव मुक्तिबोध। पक्षी और दीमक,
सतह से उठता आदमी और जलना, ये किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं भी मुक्ति बोध की हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सतह से उठता आदमी, किसकी रचना है? मुक्ति बोध की है। साथ में नई जिंदगी को भी आपने याद करना है, ठीक है। आलोचनात्मक कृतियों की बात करते हैं, एक साहित्यिक डायरी, जैसे हमने ऊपर देखा ना, निबंध में भी शामिल है, यहां पर भी शामिल है, इन्हीं की रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, यह आलोचनात्मक कृति भी है और इन्हीं की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी गई है। कामयानी एक पुनर्विचार, किसकी रचना है? तो कामयानी एक पुनर्विचार इन्हीं की है। समीक्षा की समस्याएं, ये एक इनकी आलोचनात्मक कृति भी है, इसको भी आपने याद करना। हमने ऊपर देखा था ना कि निबंध भी है, यहां पर आलोचना में भी शामिल है, तो दोनों रचनाएं इनकी हैं, आपको याद करनी है, ठीक है। एक ही रचना है, कहीं पर इसे आलोचनात्मक कृति में शामिल कर दिया जाता है, कभी इसे निबंध में शामिल कर दिया जाता है। तो एक तरीके से ये आलोचनात्मक कृति है जिसे निबंध के रूप में लिखा गया है, इसलिए दोनों जगह ये शामिल है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलते हैं अगले लेखक की तरफ, मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की बात करें तो इनका जन्म 1948 में हुआ था, ठीक है। मंगलेश डबराल, इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में हुआ था, ठीक है। और इनका निधन हाल ही में हुआ है, 2020 में दिसंबर में इनका निधन हो गया था। इनसे संबंधित पत्रिका कौन सी है? तो इनसे संबंधित पत्रिका है जनसत्ता। जनसत्ता पत्रिका के ये संपादक रहे थे। इसके अलावा हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास करके एक पत्रिका आती थी, उसमें भी इन्होंने कार्य किया, ठीक है। संपादक नहीं रहे लेकिन कार्य किया, उनसे जुड़े हुए रहे। हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास। इसके अलावा पूर्वाग्रह भी एक समाचार पत्र था, उसके ये सह संपादक रहे थे, ठीक है। जनसत्ता के संपादक रहे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह हैं, बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह जो आपसे पूछे जाते हैं। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? सीधा क्वेश्चन आप बताएंगे, मंगलेश डबराल की। घर का रास्ता इन्हीं की रचना है। हम जो देखते हैं इन्हीं की रचना है। और इसी रचना के लिए, हम जो देखते हैं, इसी रचना के लिए सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसको भी याद करना है। नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में, तो ये 5 काव्य संग्रह किसके हैं? ये आपके मंगलेश डबराल के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहाड़ पर लालटेन और हम जो देखते हैं, ठीक है। इनके गद्य संग्रह भी हैं, जैसे लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये इनके गद्य संग्रह हैं। इनके यात्रा वृतांत का नाम है एक बार आयोवा, इसे भी याद करेंगे। साहित्य अकादमी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2000 में हम जो देखते हैं के लिए मिला। नेक्स्ट है, और आज के हमारे जो अंतिम लेखक हैं, राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म 1946 में हुआ, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काव्य संग्रह हैं, जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। मिट्टी का चेहरा इन्हीं की रचना है। पिछले साल पेपर में आया था नेपथ्य में हंसी, इसके रचयिता कौन है? तो नेपथ्य में हंसी के रचयिता भी राजेश जोशी हैं। 2 पंक्तियों के बीच ये रचना किसकी है? तो 2 पंक्तियों के बीच ये रचना भी राजेश जोशी की है। और इसी रचना के लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनके ये 4 काव्य संग्रह आपको याद करने हैं, ठीक है। नाटक की बात करें तो जादू जंगल इनके नाटक का नाम है। अच्छे आदमी, टंकारा का गाना इन्हीं के नाटक हैं, इन्हीं की रचनाएं हैं। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी संग्रह है इनका कपिल का पेड़, ये इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2002 में 2 पंक्तियों के बीच के लिए इनको मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनकी रचना है, जिनका नाम है मायाकोस्की, तो मायाकोस्की की रचना का इन्होंने अनुवाद किया पतलून पहना बादल। तो पतलून पहना बादल किसकी रचना है? राजेश जोशी की। इसके अलावा जो भर्तृहरि थे, उनकी कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने किया भूमि का कल्पतरु। तो भूमि का कल्पतरु और पतलून पहना बादल, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? राजेश जोशी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा, जिसमें हमने आज हिंदी पद खंड के 12 राइटर्स के बारे में हमने बातें करी, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा,
कोशिश करी कि डिटेल में उनको पढ़ें, हर फैक्ट को लेकर के आपसे जो उनके पीछे की कहानी है, जो पीछे का फैक्ट है, उसको मैं आपको बताते हुए चलूं, जिससे आपको सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो सकें और एक कहानी के तौर पर आपको पूरी चीजें याद हो सके। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान से लेकर राजेश जोशी तक हमने सभी के बारे में यहां पर बात करी। टोटल 12 राइटर्स हमने इस सिंगल वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूं आपका जो लेखक परिचय वाला सेक्शन है, इससे आपका काफी ज्यादा वो कवर हुआ होगा। लेखक परिचय वाले सेगमेंट से आपके हर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 5 से क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर के, इनके नामों को लेकर के, इनके उपनामों को लेकर के, इनकी रचनाओं को लेकर के, फैक्टों को लेकर के। तो मैंने कोशिश करी सबको यहां पर शामिल किया जाए। मैंने इसमें अलग अलग बुक्स थे, मैंने लूसेंट से इसमें फैक्ट डाले, इसमें परीक्षावाणी जो हिंदी की है उसके मैंने इसमें फैक्ट डाले, जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसके मैंने फैक्ट डाले, BS नेगी के फैक्ट डाले। तो अलग अलग किताबों के फैक्ट एक जगह पर संकलित करने का मैंने यहां पे प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे गदखंड वाले पार्ट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।